स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट भी कर दीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के बाहर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स अपना कैमरा लेकर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे व्हाइट टायर गिल्ड का गिल्ड मास्टर यूनहो और हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर जोंगिन आ जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि इतने सारे मीडिया वाले यहाँ पे आए कैसे, क्या इन लोगों को संग जिनहो के एस रैंक होने का पहले से पता चल चुका है। तभी हम लोग देखते हैं कि सारे मीडिया वाले उन दोनों को देखकर उनसे पूछने लगते हैं, क्या ली मिनसुंग को ज्वाइन कराने के लिए आप यहाँ पे आए हो? तो जोंगिन हंसते हुए बोलता है कि ली मिनसुंग वो ऑलरेडी फिन गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो चुका है, हम लोगों को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सारे मीडिया वाले सोचने लगते हैं फिर ये दोनों यहाँ पे आए किस लिए। और हम लोग देखते हैं यूनहू जोंगिन का मजाक उड़ाते हैं, उससे पूछता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी सेकंड असॉल्ट टीम को ए रैंक का डंजन क्लियर करने में संग जिनहो की हेल्प लगी। तो जोंगिन बोलता है हाँ, संग जिनहो ने हमारी हेल्प तो करी थी, लेकिन रेड गेट के इंसिडेंट की तरह कम से कम हम लोगों ने अपनी टीम के मेंबर्स तो नहीं खोए, और संग जिनहो ने हमारी हेल्प करी थी, इसलिए हम लोग उसके शुक्रगुजार हैं। हम लोग उसको अपनी हंटर गिल्ड के अंदर वेलकम करने वाले हैं, ग्रैंड वेलकम। तो यूनहो बोलते हैं तुम लोग उसको अपनी हंटर गिल्ड ज्वाइन करवाना चाहते हो, जबकि मैं उसको अपनी व्हाइट टायर गिल्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, फ्रेंडली फाइट, गुस्से में हो जाते हैं, बोलने लगता है कि मैं उसको ज्वाइन कराऊंगा, मैं उसको ज्वाइन कराऊंगा। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे फेंट गिल्ड का गिल्ड मास्टर आ जाता है और बोलता है तुम ली मिनसुंग के लिए लड़ रहे हो, वो ऑलरेडी फेंट गिल्ड ज्वाइन कर चुका है। तो वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि ली मिनसुंग है कौन, हम लोगों को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे संग जिन वो आ जाता है जो अपनी रैंक को रीवेरीफाई कराने के लिए आया हुआ होता है। और वो देखते हैं इतने सारे मीडिया वाले यहाँ पे हैं, गिल्ड मास्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ली मिनसुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। वो लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है और जिन्हा की जो सारी दोस्त होती है वो देख रही होती है, क्योंकि ली मिनसुंग का एक स्कैंडल जो था वो भी वायरल हुआ था, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे बैकलैशेस मिल रहे थे। तो हम लोग देखते हैं ली मिनसुंग जो होता है वो सबके सामने अनाउंस करता है कि मैं अवेकन हूँ एज अ हंटर और मैं अपनी रैंक को वेरीफाई कराने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी रैंक कुछ भी हो, मैं गिफेंट गिल्ड के गिल्ड मास्टर के अंडर काम करूंगा। तो हम लोग इतने सारे जो रिपोर्टर्स होते हैं उससे पूछने लगते हैं, मतलब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ रहे हो, आप एक्टिंग छोड़ रहे हो? तो ली मिनसुंग अपने दिमाग के अंदर सोचने लगता है कि ये लोग कितने तो पागल हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं ऑलरेडी अपनी रैंक को वेरीफाई करा चुका हूँ, ये सिर्फ एक शो है, मेरी रैंक ए है और मैं फेंट गिल्ड के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठा हूँ, मैं 2 साल तक उनके साथ काम करूंगा, तब तक सारे लोग मेरे स्कैंडल को भूल जाएंगे, उसके बाद मैं दोबारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूंगा। तो हम लोग होते हैं ली मिनसुंग सबको बताता है चाहे मेरी रैंक कुछ भी आया आज, फिर मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा एज अ हंटर। तो हम लोग होते हैं संग जिन अपनी रैंक को रीवेरीफाई कराने के लिए अंदर जाने वाला होता है, तभी ली मिनसुंग का गार्ड उसको रोक देता है। अभी हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो खुद बाहर आते हैं, संग जिनहो का वेलकम करते हैं और उसको अंदर ले जाने लगते हैं। और फिर वो ली मिनसुंग से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें परमिशन दी थी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे इंपॉर्टेंट गेस्ट को बाहर रोक के रखोगे। तो ली मिनसुंग भी चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है और वो बोलता है कि मैं भी अब अपनी रैंक को वेरीफाई करा के आता हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चीफ वो उसको हंटर एसोसिएशन के अंदर नहीं जाने देते और वो बोलते हैं जब तक ये इंपॉर्टेंट गेस्ट बाहर नहीं आता तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते। तो ली मिनसुंग बोलते तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं अगर एक बार फोन करूंगा तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तो चीफ वो बोलते हैं अच्छा तुम मेरी जॉब खा सकते हो, तो मतलब तुम चेयरमैन गो के खिलाफ जाना चाहते हो, तुम्हें पता भी है वो कितना ज़्यादा गलत होगा तुम्हारे लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चेयरमैन गो संग जिनहो को समझाते हैं कि हम लोगों को एस रैंक हंटर मिल रहा है 2 साल बाद, तुम कोरिया के 10वें एस रैंक हंटर हो, तो प्लीज़ हम लोगों को अपनी एबिलिटीज़ दिखाओ। तो हम लोग देखते हैं संग जिनहो उनके सामने अपनी छोटी सी एबिलिटी दिखाता है और एक शैडो सोल्जर को समन करके दिखाता है। तो वो लोग बोलते हैं तुम समनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि तुम मेस टाइप हंटर हो। लेकिन चेयरमैन गो बोलते हैं चीफ वो की मैंने रिपोर्ट देखी थी, इसका मतलब तुम बहुत सारे और भी शैडो सोल्जर्स को समन कर सकते हो। तो संग जिनहो उनके सामने बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को समन करके दिखाता है और हम लोग देखते हैं संग जिनहो की ऑरा को, पावर को जोंगिन बाहर से महसूस कर पा रहा होता है कि ये संग जिनहो की पावर है। और इसी के साथ संग जिनहो को अपना एस रैंक हंटर का लाइसेंस भी मिल जाता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस लाइसेंस के साथ वो अपने स्पेयर ऑफ एवरिस को बेच सकता है, जो कि उसको डीमन कासल से मिला था, जिसको वो पहले बेच नहीं पा रहा था क्योंकि वो एक ई रैंक हंटर था। स्पेयर ऑफ एवरिस को बेचने के बाद जो भी संग जिनहो को पैसे मिलेंगे उससे वो बढ़िया से आर्टिफैक्ट खरीदेगा, जिसके बाद वो डीमन कासल के अपर फ्लोर पे भी जा सकता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जोंगिन और यूनहो आते हैं, वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन संग जिनहो उनको बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, और ये बोल के वो वहाँ से निकलने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे ही सारे रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं और वो बोलते हैं हम लोगों को एस रैंक हंटर मिल चुका है, हमारा 10वां। और हम लोग कहते हैं ये न्यूज़ सब जगह फैल जाती है। जिन्हा की दोस्त सोंगी ये न्यूज़ देख रही होती है, वो जिन्हा को बताते हैं जिन्हा देखो तुम्हारा भाई न्यूज़ में है। और हम लोग होते हैं जिन्हा हैरान हो जाते हैं अपने भाई को न्यूज़ में देखकर कि उसका भाई 10वां एस रैंक हंटर है कोरिया का। और हम लोग होते हैं सारे माइनिंग टीम के जो मेंबर होते हैं वो भी ये न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं देखो संग जिनहो न्यूज़ में है। तो वो जो बंदा होता है जो संग जिनहो से जलता होता है वो बोलता है देखा मेरे को पता था उसने किसी ना किसी को मारा होगा, तभी वो न्यूज़ में है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि संग जिनहो कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर है तो वो चौंक जाता है कि ये बंदा 10वां एस रैंक हंटर है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जूही भी न्यूज़ देख रही होती है और उसको पता चलता है कि संग जिनहो एस रैंक हंटर बन चुका, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और हम लोग कहते हैं हंटर चा को भी पता चल जाता है कि आखिरकार इस बंदे में इतने सारे लोग इंटरेस्टेड क्यों होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं जो कि ली मिनसुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे होते हैं और वो संग जिनहो को घेर लेते हैं चारों तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिन्हो जो होता है वो अपने फादर को बता देता है कि मैं संग जिनहो को हमारी गिल्ड के अंदर ज्वाइन करने के लिए प्रपोजल दे के आया था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बोला कि उसको कुछ काम करना है जो कि उसको अकेले ही करना होगा और वो चाहता है कि मैं भी उसको फॉलो कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। हम लोग देखते हैं कि जिन्हो के फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इंटरेस्ट की थी ये गिल्ड क्योंकि तुमने मुझे एक ग्रैंड सी स्पीच दी थी, वरना मैं तुम्हारे भाई को एक
गिल्ट देने वाला था, उस स्पीच का क्या हुआ, आप तो मुझे धोखा देने वाले हो। तो हम लोग इतने जिन्हों बोलता मैं जानता हूँ फादर ये सब कुछ जो हुआ है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी मैं मिस्टर सन के साथ जाकर उनको ज्वाइन करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूनहो संगजिनो से बोलता है कि तुम इतने सारे मीडिया वालों को पार नहीं कर पाओगे, चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ तुम्हें। लेकिन हम लोग इतने संगजिनो बोलता है मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, और वो इतनी फास्ट वहाँ से निकलता है कि सबको लगता है कि वो गायब हो चुका है। तो जोंगिन बोलता है संगजिनो इतना था फास्ट है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, मुझे लगा था ये मेस टाइप का हंटर है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूनहो की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है संगजिनो की पावर देखकर, क्योंकि जहाँ तक उसको याद है कि रेड गेट वाले इंसिडेंट पे संगजिनो उसके जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन अब शायद संगजिनो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं संगजिनो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे किस टाइप का आर्टिफैक्ट चाहिए डीमन कासल को पार करने के लिए, और वो हंटर ऑक्शन में जाकर वहाँ पे अपने अटेंडेंस से बोलता है कि मुझे ऐसा आर्टिफैक्ट दिखाओ जो कि मुझे फायर रेजिस्टेंट बना दे। तो संगजिनो को बहुत सारे कपड़े दिखाए जाते हैं जो कि फायर रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ अंगूठियाँ भी दिखाई जाती है। तो संगजिनो को पसंद आ जाती है और संगजिनो उनकी प्राइस पूछता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है उनकी प्राइस देखकर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो हम लोग होते हैं वो उससे डिस्काउंट मांगता है, तो जो अटेंडेंट होता है वो हंसते हुए बोलता है मजाक में कि डिस्काउंट तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि सारे प्राइस फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप इन ग्लास को तोड़ दें जिसके अंदर ये रखे हुए हैं तो आप इन आर्टिफैक्ट को फ्री में ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इन ग्लासेस को स्पेशल मैजिक से बनाया गया, तो कोई भी इनको तोड़ नहीं सकता। तभी हम लोग होते हैं संगजिनो को लगता है शायद वो सच बोल रहा है, और संगजिनो सच में उन ग्लासेस को तोड़ने वाला होता है। तो वो जो शॉप ओनर होता है उसको रोक देता है, बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, अगर आपने इनको तोड़ा तो ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाएगा और हंटर गिल्ड वाले खुद यहाँ पे आ जाएंगे। तो संगजिनो बोलता है अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ डैगर वगैरह दिखा दो। तो संगजिनो डैगर वगैरह देखने के लिए दूसरी साइड जाता है दुकान की, और शॉप ओनर देखता है कि उस ग्लास के ऊपर क्रैक आ गया है, जबकि संगजिनो ने उसको टच भी नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं संगजिनो को एक डैगर पसंद आता है, तो संगजिनो उसकी कॉस्ट पूछता है, तो संगजिनो हैरान हो जाता है क्योंकि वो डैगर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो संगजिनो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ देखूँ तो कास्का से जो मुझे वो वेनम वाला मिला था उसकी जितनी भी इसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो संगजिनो अपनी शॉप में से एक रैंडम डैगर निकालता है और पूछता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वो जो अटेंडेंट होता है वो बोलता है इसकी वैल्यू तो 100 मिलियन में होगी, आपके पास ये आया कहाँ से इतना बढ़िया डैगर। तो संगजिनो अपने मन में सोचने लगता है कि तो मैंने 2.8 मिलियन गोल्ड कोइंस में खरीदा था शॉप से, मतलब कि शॉप से जो भी मुझे सामान मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है, फिर मुझे लगता है कि मुझे स्पेयर ऑफ एवरेज बेचने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूनो अपने मन में सोच रहा होता है कि संगजिनो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गया, उसकी सेकंड अवेकनिंग के दौरान अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ था तो वो रेड गेट इंसिडेंट्स के जितना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, उसके बाद वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा हंटर है जो कि अपनी स्ट्रेंथ को कॉन्टिन्यूसली बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जिन्हें अपने घर के बाहर देख रही होती है, कोई मीडिया वाला तो नहीं खड़ा क्योंकि उसको कॉलेज जाना होता है, तो वो बोलते हैं चलो फाइनली कोई मीडिया वाला यहाँ पे है नहीं तो अपनी कॉलेज जा सकती हूँ। तभी संगजिनो बोलता है कि अच्छा तुम मीडिया वालों को देख रही हो क्या, मुझे लगता है कि हंटर एसोसिएशन वाले उनसे सब निपट लिए हैं, उन लोगों ने उनको हटा दिया यहाँ से। तो जिन्हें चिल्लाते हैं उसको बोलते तुम्हें जो करना करो, तुम्हें अगर टीवी पे आना है तो आओ, लेकिन कम से कम मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करो। तो संगजिनो बोलता है ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँ, लेकिन अब मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ कल से। तभी हम लोग वहाँ पे जिन्हो आ जाता है और वो बोलता है कि सर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो संगजिनो जिन्हो का अचानक से देख के हैरान हो जाता है और वो जिन्हो को बोलता है कि जिन्हा मैं इसी के साथ जाने वाला हूँ कल से काम पे, तो एक हफ्ते के लिए मैं इसके साथ बाहर रहूँगा। और हम लोग देते हैं कि जिन्हो बोलता है किस काम पे। तभी संगजिनो उसका कंधा दबाता है, तो जिन्हो बोलता है हाँ ये मेरे साथ काम पे जाने वाले। और हम लोग होते हैं वो रात को वहीं संगजिनो के साथ सो जाता है। तो संगजिनो आधी रात को उठता है और उठकर जिन्हा के कमरे के बाहर, उसके बाद वो टस्क के सारे कमांडर्स को वहाँ पे समन करता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ 3 कमांडर आए होते हैं। तो जिन्हो बोलता है कि जहाँ तक कि मुझे आता है तुम लोग 4 जने थे, तुम 3 ही यहाँ पे कैसे आए। तभी उनमें से एक कमांडर जो होता है वो ऊपर की तरफ इशारा करता है। तभी जिन्हो को याद आता है कि उसने एक गार्ड को छत में बिठा के मारा था, शायद इसी वजह से उसकी लाश ऊपर ही टंगी हुई है और वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो संगजिनो बोलता है कोई बात नहीं, तुम लोगों का काम यही है, तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिन्हा को, तुम 3 जने भी बहुत हो इसके लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं संगजिनो अपनी सोसाइटी में जाकर बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को निकालता है और बोलता है तुम लोगों को सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक जेजू आइलैंड की आंट उड़कर समुद्र को पार कर रही होती है, और हम लोग होते हैं अगले दिन संगजिनो जिन्हो के साथ जा रहा होता है डीमन कासल की तरफ, और वो जिन्हो को बोलता है कि तो अपना घर क्यों छोड़ कर आए। तो जिन्हो बोलता है कि मैंने घर नहीं छोड़ा, फादर ने निकाल दिया मुझे क्योंकि मैं आपके साथ मिलने वाला था, लेकिन आप कहाँ पे जा रहे हो, मैंने सुना कि आप एक हफ्ते के लिए किसी काम पे जा रहे हो। तो जिन्हो बोलता है हाँ मैं एक काम पे जा रहा हूँ, लेकिन वो एक ट्रेनिंग है, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। तो जिन्हो बोलते हैं आप ट्रेनिंग पे जा क्यों रहे हो, आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप ऐसे रैंक के अंडर हो। तो जिन्हो बोलता है तुम सोचो मत इस सब के बारे में ज़्यादा। और हम लोग होते हैं वो ऐसे डीमन कासल के अंदर चला जाता है और अपने क्लॉक वगैरह पहन लेता है जो कि उसने हंटर ऑक्शन से खरीदे थे। तभी हम लोग होते हैं संगजिनो के पास एक क्वेस्ट आती है कि उसको 100th फ्लोर पर रहने वाले डीमन मोनार्क बैरन को मारना है। तो संगजिनो बोलता है अच्छा इसका मतलब मुझे डीमन कासल में ऊपर तक जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिन्हो की जो मदर होती है वो जिन्हो को फादर को बोलते हैं हमारा बेटा घर छोड़ के चला गया आपकी वजह से। तो उसके फादर बोलते तुम चिंता मत करो, हमने एक ऐसा बेटा पाला था जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा सकता था, बस ये मान लो और उसको जाने दो। और उसके बाद हम होते जिन्हों का जो फादर होता है वो बेहोश होने लग जाता है और उसकी मॉम उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि संगजिनो जैसे जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाता जा रहा होता है वैसे वैसे मॉन्स्टर्स और ज़्यादा पावरफुल हो रहे होते हैं। तो संगजिनो अपने स्पेयर ऑफ एवरेज को इस्तेमाल करने के लिए टस्क को वहाँ पे बुलाता है, और हम लोग देखते हैं कि वो ऑलरेडी एक मैच टाइप हंटर है, तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो 2x हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो संगजिनो समझ जाता है कि अब वो टस्क को अपना स्पेयर ऑफ एवरेज देके रखेगा तो उसकी पावर जो पावरफुल हो जाएंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों के फादर जब बेहोश होते हैं तो जिन्हों उनसे मिलने के लिए आता है, और जिन्हों की मॉम उसको बता देती है कि तुम्हारे फादर ज़्यादा काम करने की वजह से बेहोश हुए, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं जिन्हों के फादर को सेम वही बीमारी हो चुकी है जो कि संगजिनो की मदर को थी, यानी कि एटर्नल स्लेम्बर, यानी कि वो हमेशा के लिए सोते रहेंगे।
तो वो जो डॉक्टर होता है वो जिनों के फादर को बोलता है कि अब तो आप उठ गए हो, लेकिन आपकी जो मैजिक रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो धीरे धीरे की बीमारी बढ़ती चली जाएगी और आप एक दिन के लिए हमेशा के लिए सो जाएंगे। तो हम लोग इतने जिनों का फादर समझ जाता है कि इस मैजिक बड़ी दुनिया में मैं मैजिक को रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये जो वर्ल्ड है वो मुझे निकालना चाहता है यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक रैंडम आइलैंड के ऊपर दो हंटर्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने वो जेजू आइलैंड से उड़ के आई हुई आंट आ जाती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी आंट पंखों के साथ यहाँ पे कर क्या रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिन वो 80th फ्लोर पे पहुंच जाता है, वो धीरे धीरे लेवल अप करता चला जा रहा होता है। वो सिर्फ एक ही जगह पे बैठा होता है, लेकिन वो लेवल अप इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी शैडो सोल्जर्स की आर्मी को 6 टीमों के अंदर बांट दिया होता है। वो जो सारी शैडो सोल्जर्स की आर्मी होती है वो दुश्मनों को खत्म कर रही होती है, और इस चक्कर में संग जिन को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। उसने अपनी आर्मी को बोला होता है कि जैसे ही तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर का एंट्री परमिट मिले वैसे ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। इस चक्कर में संग जिन कोई और आइटम नहीं ले सकता, जो भी उसकी टीम मार के उन लोगों को आइटम गिरा रही है, लेकिन सिर्फ वो एंट्री परमिट ले सकता है। तो संग जिन सोच रहा होता है कि अब तक 2 दिन हो चुके हैं मुझे 80th फ्लोर पे आए हुए, लेकिन फिर भी अब तक मुझे कोई एंट्री परमिट नहीं मिला और मेरी माना बार बार डिस्ट्रॉय हो रही है, यानी कि कोई तो मेरे सोल्जर्स को मार रहा है। तो वो आराम से बैठ के महसूस करता है, तो उसको पता चलता है कि उसकी जो हाई ऑक्स की टीम ए है उसको कोई अटैक कर रहा है बार बारी। और संग जिन थोड़ी देर वेट करता है तो उसको पता चलता है कि हाई ऑक्स की टीम ए के बाद में किसी ने टीम पी पे भी अटैक किया। तो वो एक मैप बनाता है और उसको जहाँ तक ध्यान है उसको याद आता है कि टीम ए के पास में तो टस्क की टीम थी, यानी कि टीम ए के बाद में टस्क की टीम को अटैक किया जाना था, लेकिन किसी ने टीम बी पे अटैक किया, यानी कि उसको ऑलरेडी पता होगा डीमन को कि टस्क जो उससे ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि ये जो स्पीसीज है डीमन की वो इंटेलिजेंट है। मुझे नहीं लगा था कि इंटेलिजेंट स्पीसीज भी होती है डीमन की। अगर ऐसा ही रहा तो इनका जो अगला टारगेट है वो टैंक की टीम होगी। तो संग वो टैंक की टीम के पास चला जाता है और वो देखता है कि टैंक की टीम के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे नाइट्स आए हुए होते हैं डीमंस के, और हम लोग होते हैं वो जो डीमन नाइट्स होते हैं वो टैंक की टीम को खत्म करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे संग जिनों की माना रेप्लिश होती चली जाती है। तो संग जिन अपनी स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनके पास ही खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो लोग थकते हैं वैसे ही संग जिन उन लोगों पर अटैक करता है और सारे डीमन नाइट्स को मार देता है सिर्फ एक को छोड़कर। वो बचा हुआ डीमन नाइट होता है वो कांपने लग जाता है। तो संग जिन बोलता है पहले मैं सोचता था कि ये डीमंस ये मॉन्स्टर हम लोगों से डरते हैं, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, अगले बाय।